Hello, my dear students of 9th standard. Once again, I welcome you back to my class of social science, and we are going through with the lecture, the fourth lecture actually of lesson number 9, chapter number 9, fundamental rules, fundamental rights, fundamental duties, and directive principles of the state policy. ठीक है, इस चैप्टर के बारे में अभी तक हमने जो 3 लेक्चर हमने अगर आपने देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिटेल में हमने चर्चा की थी। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में भी हमने पढ़ा, ठीक है, विच आर वेरी वेरी एसेंशियल पॉइंट्स फॉर अस टू अंडरस्टैंड एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया। और अब का ये जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है इस लेक्चर का, वो टोटली डिफरेंट है। बेसिकली उसमें हमें ये समझाया गया है कि गवर्नमेंट्स जो है हमारी देश की, जो अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, वो किस तरह से काम करती है। और उस टॉपिक का नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ओके, अलग अलग एरिया में स्टेट जो है, स्टेट यानी कि लाइक जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में कैसी होनी चाहिए, तो उसका गाइडेंस भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो इसका मतलब साफ है, इसे आप समझ सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कितना डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है कि इसमें सिर्फ जनरली सिटीजन के राइट्स और ड्यूटीज के बारे में ही नहीं, लेकिन गवर्नमेंट्स के लिए भी गाइडलाइंस है। व्हाई इज इट लाइक दैट? ऐसा क्यों? तो उसका जवाब ये है कि जब हमारा देश आजाद हुआ, तो शायद ये चीज मैंने पहले भी आपको बताया है कि व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, एट दैट टाइम it was very obvious for our first government not to have any kind of clue what to do after assuming the power. ठीक है, एक बार सत्ता हासिल करने के बाद हम, खास करके हमारी जो सबसे पहली गवर्नमेंट थी, ठीक है, उनको अब क्या करना है, किस तरह से देश चलाना है, कौन से काम करने हैं, कौन से काम को प्रायोरिटी देकर आगे बढ़ना है, ये सारी बातें उनको ऑब्वियसली नहीं पता चल सकती है। देश हमारा बहुत बड़ा है और इस इतने बड़े देश को संभालना वो कोई छोटी बात नहीं है। तो इस हालात में, इस कंडीशन में कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी गवर्नमेंट को बहुत ही काम में आता है। दूसरी बात यह है कि कोई एक गवर्नमेंट जो है परमानेंट नहीं रहती है। गवर्नमेंट की ऑन चेंजिंग एट द इंटरवल ऑफ एवरी 5 years। ओके, हो सकता है कि वही गवर्नमेंट 5 साल के बाद इलेक्ट होके वापस भी आ जाए, अगर उनका काम अच्छा है तो जो है उनका चुनाव दूसरी बार भी हो सकता है, उनका इलेक्शन प्रजा जो है उनको वापस इलेक्ट करके ला सकती है। लेकिन ऐसा हमें हमेशा सोच के चलना पड़ता है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट इज ओनली फॉर 5 years एंड इट माइट चेंज आफ्टर 5 years। तो जो नई आने वाली गवर्नमेंट होती है तो उनको ऑब्वियसली काफी सारी चीजें ऐसी होती है जिनके बारे में उनको नहीं पता होता है। सो इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई दैट प्रॉब्लम, the constitution has framed directive principles of the state policy। ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्टरी डिस्कशन करने के बाद हम अब पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक में जो लिखा हुआ है वो कंटेंट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। और ये टॉपिक जो है पेज नंबर 69 से शुरू हो रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, सो Directive principles of the state have been incorporated in chapter 4th of the constitution। ये directive principles constitution के चौथे चैप्टर में लिखे गए हैं। The objective of the directive principles of state policy is to guide the present and future central and state government in the policy making in various policy related field। ठीक है, जो मैंने आपको आगे बताया बिल्कुल वैसे ही है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, अब की गवर्नमेंट और आने वाली फ्यूचर की गवर्नमेंट के लिए भी ये गाइडलाइंस है कि कोई एरिया में कैसे उनको काम करना है, उसकी क्लियर गाइडलाइंस इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दिए गए हैं। द स्टेट इज नॉट बाउंड टू फुलफिल देम, बट इट्स मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट to keep these principles in the center for framing any policy। अब यहां पे एक क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है कि कोई भी गवर्नमेंट ऐसा जरूरी नहीं है कि इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए काम करेगी, स्ट्रिक्टली ऐसा नहीं है। लेकिन गाइडलाइन का मतलब ये होता है कि जो हिंदी में हम उसको कहते हैं मार्गदर्शक, इससे गाइडिंग जो लाइक एक जैसे बोलते हैं ना कि
एक उनको एक पाथ मिलता है जिसको फॉलो करते हुए वो अपना हालात को देखकर, समय को देखकर डिसीजंस ले सकते हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्ट्रिक्टली इसी गाइडलाइंस को उनको फॉलो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बट दे वुड डेफिनेटली सर्व द पर्पस ऑफ मेकिंग द डिसीजंस इन वेरियस फील्ड्स। ओके, ये क्लैरिफिकेशन भी हमें बहुत जरूरी है दिमाग में रखना। ठीक है, ओके, बट it's moral responsibility of the state to keep these principles in the center for framing any policy. The main objective of this principle is to see that any political, social and economic justice should be available to all. मेन ऑब्जेक्टिव यही ध्यान में होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट के लाइक पॉलिसी में कि ये सिर्फ एक गाइडलाइन है और कुछ भी काम करे गवर्नमेंट तो उससे वो प्रजा के हित में होना चाहिए। प्रजा के जो राइट्स है उनका रक्षण उससे होना चाहिए, किसी के राइट का यहाँ पे भंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पर्पस, ये ऑब्जेक्टिव कोई भी गवर्नमेंट को खास याद रखना जरूरी है। देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू इम्प्लीमेंट दीज प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। These fundamental principles do not provide any legal support or legal right. ये सिर्फ गाइडलाइंस है, इससे कोई प्रोटेक्शन, लीगल राइट या ऐसा कुछ नहीं मिलता है। लीगल राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ड्यूटीज की चर्चा हम आगे कर चुके हैं। यहाँ पे जो चर्चा हो रही है वो सिर्फ गाइडलाइंस की है। ठीक है, यहाँ पे अधिकारों की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ कुछ रूल्स हैं जो एज अ गाइडेंस गवर्नमेंट को यूज करने हैं। ठीक है, this is not a provision of constitution to implement these principles of law. The fundamental principles do not provide any legal support or legal right. Then also the framing and administering the laws of the states, these are fundamentals. लेकिन फिर भी कोई भी कायदा बनाना है, कोई भी नियम बनाना है, कोई भी गवर्नमेंट को कुछ भी नया डिक्लेरेशन करना है, तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी उनके लिए फंडामेंटल गाइडलाइंस, रूल्स कहलाए जा सकते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी पॉलिसी डिसीजन अगर गवर्नमेंट ने लिया होगा तो इसी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए उन्होंने लिया होगा। ओके, डॉक्टर भीमराव, बाबा साहेब आम्बेडकर, डॉक्टर आम्बेडकर का यहाँ पे ओपिनियन लिखा गया है डबल इनवर्टेड कॉमा में, कोटेशन मार्क्स में, इसको आपको ब्रैकेट या अंडरलाइन करना है कि टू रूल द रेजाइम दीज प्रिंसिपल्स आर द फाउंडेशन। कोई भी देश को, कोई भी टेरिटरी को रूल करना है तो ये प्रिंसिपल्स जो है वो फाउंडेशंस है, एक बेसिक रूल बुक है। ठीक है, इट मीन्स दैट एन अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज इनकम्प्लीट विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ठीक है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने का एक बढ़िया अटेम्प्ट है। ठीक है, और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है वो सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बगैर नहीं आ सकती है। तो ऑब्वियसली बेसिक लेवल पे देखा जाए तो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना भी बहुत जरूरी है, तभी जाके पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे वाले पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज इंक्लूडेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द 4 सेक्शंस ऑफ द अमेंडमेंट। ओके, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को 4 टोटल सेक्शंस में शामिल किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी वांट टू क्रिएट, द काइंड ऑफ सोसाइटी दैट वी वांट टू कंस्ट्रक्ट, that vision is reflected in these directive policies. हम कैसा देश बनाना चाहते हैं, कैसे समाज का हम निर्माण करना चाहते हैं, वो दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को बनाए गए हैं। तो ऑब्वियसली हम ये समझ सकते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को बनाने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को काफी सारा टाइम लगा होगा। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। The directive principles are actually directions given by the Constitution to the Union and state governments to adopt such policies that would help to establish an unbiased society in our country. अगर इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल का सही ढंग से उपयोग किया जाए एज गाइडलाइंस तो एक अनबायस्ड सोसाइटी,
जिसमें कोई पक्षपात नहीं होता है किसी समाज के ग्रुप के प्रति, ऐसा एक हेल्दी सोसाइटी का हम निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, द प्राइमरी एम ऑफ दीज प्रिंसिपल्स इज टू एस्टैब्लिश अ सोशल सिस्टम बेस्ड ऑन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ऐसी समाज व्यवस्था जहां पे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस यानी कि न्याय मिल पाए, ये भी एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल का एक बहुत ही उम्दा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, दिस प्रिंसिपल्स आर अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड आइडियल्स प्रेजेंटेड इन द प्रीएम्बल। कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत प्रीएम्बल से होती है, यह आप बहुत अच्छी तरह से अब जानते हो। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी कुछ इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि जो प्रीएम्बल में लिखे गए सिद्धांतों को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, these principles are not included in the Constitution of India. The principles do not serve legal rights or legal backing or legal utilization. For proper administration of the state, these principles are channelized. ठीक है, ये प्रिंसिपल्स को प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, ये राइट्स या ड्यूटी को नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं। These principles incorporate such rights as are required for the overall development of mankind. भारत देश का विकास करना है, या तो भारत देश के जो समाज में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं उनका इंडिविजुअल ग्रोथ करना है, तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, तो हमेशा कोई भी गवर्नमेंट, नई आने वाली गवर्नमेंट है, उनको ये चीजें ध्यान में रखते हुए कोई भी पॉलिसी डिसीजन अगर उनको लेने हैं तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हमेशा उनको रेफर करना चाहिए। ओके, नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट्स, जो है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर डिवाइडेड इनटू वेरियस सेक्शंस। तो हम सेक्शन कह सकते हैं कि कौन से सेक्शन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो डिवाइड किए गए हैं। देयर आर 5 सेक्शंस। ओके, जिसमें सबसे पहला है प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, जो आर्थिक पॉलिसी होती है, इकोनॉमिक पॉलिसी, उसके रिलेटेड गवर्नमेंट किस तरह से डिसीजन लेती है, उसके डिसीजन लेने के लिए कौन से सिद्धांतों को उनको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, उसका यहाँ पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, पॉइंट वाइज ये सब दिया गया है, तो आपको याद रखने में आसानी रहेगी। फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स। ओके, इकोनॉमिक पॉलिसी को मॉडिफाई अगर करना है तो उसके कुछ नियम हैं। पहला है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज अमॉन्ग ऑल क्लासेस फॉर द वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स। ओके, पहला और बहुत इंपॉर्टेंट रूल इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए कि इकोनॉमिक वेल्थ, फाइनेंशियल वेल्थ का बंटवारा कुछ इस तरह से हो कि वो इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों के हिस्से में ही इकोनॉमिक रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज चले जाएं, बाकी के सब जो होते हैं उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज ना मिल पाए और वो गरीब के गरीब रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि अनफॉर्चुनेटली ऐसा हमारे देश में नहीं हो पा रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली ऐसा बताया कि जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उसका बंटवारा इक्वल तरीके से होना चाहिए। सभी इंसान को उसकी मेहनत के मुताबिक मिलना चाहिए। ठीक है, और पॉलिसी यानी कि नियम जो है वो गवर्नमेंट के वो ऐसे होने चाहिए ताकि फाइनेंशियल रिसोर्सेस पहले से ही इक्वल ढंग से सभी में बंट पाए। ठीक है, नेक्स्ट रूल इज assets and production of resources should not be distributed to certain group or section. This should be administered by the state. Okay, तो ये रूल भी लगभग पहले जैसा ही है कि गलती से ऐसा ना हो कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो कोई पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के हाथों में ही चला जाए। ठीक है, या तो उसका कंट्रोल जो है वो कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में चला जाए और बाकी के लोग उस चीज से वंचित रह जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। उस चीज का ध्यान जो है वो गवर्नमेंट को रखना चाहिए। यानी फाइनेंशियल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट की निगरानी में होना चाहिए। ठीक है, दैट्स वेरी वेरी, और गवर्नमेंट का एक्चुअली यही काम है।
अदरवाइज गवर्नमेंट होने का कोई मतलब नहीं रहता है फिर। तीसरा जो है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला, बिल्कुल वही चीज है कि इंसान जो जैसा काम करता है वैसा उनको फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ओके, क्योंकि इंसान कोई भी है, मैन या विमेन, ठीक है, यहाँ पे कुछ देशों में और इवन इंडिया में भी ऐसा देखा जाता है कि मैन विमेन के पेमेंट में, सैलरी में फर्क दिखता है। मैन को जनरली ज्यादा सैलरी मिलता है, फीमेल को कम मिलता है। वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों काम बराबर करते हैं तो फिर सैलरी भी उनको बराबर होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जितना काम करते हैं उसके मुताबिक उनको सैलरी मिलना चाहिए। आइडियली डेवलप्ड कंट्रीज जो होते हैं वहां पे आवरली पेमेंट सिस्टम है। शायद अगर आपको पता होगा, ठीक है, कि वहां पे आप जितने घंटे काम करते हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल वीकली कोई इंसान 40 घंटे काम करता है, एक हफ्ते में 40 घंटे, तो उसको उन 40 घंटों का सैलरी मिलेगा। ऐसा नहीं कि मंथली फिक्स सैलरी या वीकली फिक्स सैलरी, ऐसा नहीं, कितने आवर्स काम किए उसके हिसाब से सैलरी मिलता है। अनदर थिंग इज दैट इन डेवलप्ड कंट्रीज देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन द पेमेंट बिटवीन मेल एंड फीमेल। मेल हो या चाहे फीमेल हो, ठीक है, पेमेंट में कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होता है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें समाज में समानता लानी है। तो फिर ऑब्वियसली जो इंसान अगर सेम काम करते हैं तो फिर उनके पेमेंट में भी समानता होनी चाहिए। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। फिर आगे देखते हैं, नेक्स्ट वन इज प्रोविजन फॉर गुड हेल्थ फॉर लेबरर्स वर्किंग एट प्लेसेस should be created. Because of financial constraints, the men, women, and young children working at unhygienic places or where health matters are resorted should not be allowed to happen. ठीक है, जहां पे भी लोग काम कर रहे हैं, वो चाहे मेल हो फीमेल हो, और कई जगह पे इवन बच्चे भी, छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं वो भी काम करते हैं, 15-16 साल के जो होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए जहाँ, क्योंकि वो बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, इसलिए वहां पे एक हाइजीनिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना वो भी जरूरी है। वो काम करने की जगह ही अगर अच्छी नहीं है तो फिर काम का आउटपुट भी नहीं मिलेगा। प्लस ये लेबरर्स, ये वर्कर जो वहां पे काम करते हैं, उनके लिए उनकी हेल्थ के लिए वो ठीक नहीं है। अगर वो काम करने के बावजूद भी, कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी अपना हेल्थ मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये ऐसा कह सकते हैं हम कि एक तरह का ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन है, उनको ह्यूमन राइट्स वहां पे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट को या तो कोई भी जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट जो लागू पड़ती है वहां पे, उनको ये देखने की जिम्मेदारी है कि जहां कहीं पे भी बड़ी संख्या में लोग काम कर रहे हैं वहां पे एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, ताकि सभी लोग, मेल फीमेल चिल्ड्रन, उनकी हेल्थ वहां पे अच्छी रह सके, ठीक है, और अपना मैक्सिमम आउटपुट जो है वो वर्क जो है वो दे पाए, ओके, और उनको भी एक अच्छा सैलरी वगैरह मिल पाए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, फिफ्थ प्रोविजन इज स्टेट शुड प्रमोट कोऑपरेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट बाय लेबरर्स। ओके, जहां पे जरूरी लगता है वहां पे गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन और इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो लेबरर्स के द्वारा चलाए जाते हैं, वहां गवर्नमेंट को लेबरर्स का साथ देना जरूरी होता है, ठीक है। मान लो कि कोई लेबरर्स का यूनियन अपने हक के लिए लड़ रहा है, इंडस्ट्री के मैनेजमेंट के सामने कोई डिमांड कर रहा है और उनकी डिमांड जेन्युइन है, तो गवर्नमेंट को भी इवन उनको सपोर्ट करना चाहिए और उनको अपना हक जो है वो दिलवाना चाहिए, अगर वो डिमांड जेन्युइन है तो। सो दिस वे द गवर्नमेंट शुड कोऑपरेट द लेबरर्स, ओके। नेक्स्ट प्रोविजन इज protection of children, youth against exploitation and against moral and material abandonment, and to live in a healthy and dignified environment. These principles should be developed by state. ठीक है, जो लेबरर्स होते हैं या वर्कर्स होते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, उनका घर परिवार वगैरह सब होता है, तो उनकी रक्षा करना, ठीक है, और जो यंग एम्प्लॉइज होते हैं
उनको एक्सप्लॉइटेशन से, शोषण होने से बचाना, ठीक है। और अगर कोई गैर जिम्मेदारी तरीके से उनके सामने अगर बर्ताव करता है, ठीक है, उनको नेग्लेक्ट किया जाता है सोसाइटी के द्वारा या तो उनके एम्प्लॉयर्स के द्वारा, ठीक है, तो उस हालत में स्टेट गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करना स्टेट गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये चीज उनको देखना चाहिए कि वो इंसान जिसका शोषण हो रहा है उसका रक्षण करे वो, और उनको एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, डिग्निफाइड एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करे, ताकि वो समाज में इज्जत के साथ जी पाए, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल भी गवर्नमेंट को इनिशिएट करने चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज seventh provision is relief and leave at the state of delivery should be provided to women, खास करके women वर्कर के लिए, ठीक है। जब वो प्रेग्नेंट होती है तो डिलीवरी के लिए उनको अच्छी खासे नंबर में लीव्स मिलनी चाहिए। हालांकि वो रूल है ही, और खासकर जहाँ पे फीमेल्स काम करती है तो उनको मैटरनिटी लीव्स, ये वर्ड एक्चुअली इस्तेमाल किया जाता है कि लाइक मैटरनिटी लीव उनको अच्छे खासे काफ़ी हफ्तों के लिए उनको वो लीव मिलता है, ताकि उसका हेल्थ का भी ध्यान रख पाए वो, और जो आने वाला बच्चा है वो उसका भी वो ध्यान रख पाए, ठीक है। और उसके जन्म होने के बाद भी अच्छे ढंग से उसका अपब्रिंगिंग है वो रख पाए, इसलिए उसको अच्छी खासी मात्रा में मैटरनिटी लीव्स भी मिलती है। लेकिन बाय चांस अगर नहीं मिलती है तो ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट को वहाँ पे इंटरफियर करके वो अधिकारों को दिलवाना चाहिए। उसके अलावा वर्कर्स इंश्योरेंस, बोनस, मैटरनिटी लीव, ग्रेचुइटी एंड अदर लीगल राइट्स शुड बी इंक्लूडेड इन द पॉलिसी, ठीक है। जनरली इंडस्ट्रियल एरिया में, हैजार्डस कंडीशन में जहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं तो उनके लिए इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर कोई उनको एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर उनका कट गया, या एक्सट्रीम सिचुएशन में किसी वर्कर की मौत हो गई, ठीक है, तो कंपनी की जिम्मेदारी रहती है कि अगर उन्होंने उनका वर्कर का इंश्योरेंस करवाया है तो एक्सट्रीम सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनी की ओर से उनको फाइनेंशियल हेल्प मिल पाए। अगर ये कंपनी ने ऐसा कोई रूल नहीं लाया है तो गवर्नमेंट उनको फोर्स करके ऐसे इंश्योरेंस लेने की पॉलिसी भी बनवा सकती है वर्कर्स के लिए, जो कि वर्कर्स के सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फिर पीरियोडिकली वर्कर्स को परफॉर्मेंस के हिसाब से बोनस मिलता है, तो वो भी मिलना चाहिए उनको, ठीक है। मैटरनिटी लीव जिसकी हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। ग्रेचुइटी यानी कि कंपलसरी सेविंग होता है कि जितना भी वर्कर अर्निंग करता है पर मंथ, उनकी सैलरी में से एक छोटा सा हिस्सा जो है वो काट दिया जाता है, ठीक है, और उसके एक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में वो अमाउंट जमा होती है। मान लो कि कोई वर्कर का सैलरी जो है 15,000 रुपये है, ठीक है, तो उसमें से हर महीने 500 रुपये कट जाते हैं, लेकिन वो 500 रुपये उसके ही हैं, उसके पीएफ अकाउंट में जमा होंगे, प्रोविडेंट फंड अकाउंट में, ठीक है। तो धीरे धीरे करके 500 करके भी उसका एक कंपलसरी सेविंग होगा, और कुछ महीनों के बाद अगर बाई चांस उसको जरूरत पड़ती है तो वो पीएफ अकाउंट में से वो मनी जो है वो विड्रॉ कर सकता है। तो एक एग्जांपल है, ग्रेजुइटी का स्कीम भी एक कोई भी एम्प्लॉयर को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। और दूसरे जो कोई भी छोटे मोटे लीगल राइट्स हैं वो कंपनी को अपने वर्कर्स को दिलवाने चाहिए, ठीक है। 8th प्रोविजन इज टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चरल एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स and to prohibit the slaughter of cows and useful milk producing cattle. A draft should be drawn for the livestock breed like donkeys, bullocks, cows for halting the slaughter. यहाँ पे एनिमल्स के बारे में लिखा गया है। एक्सप्लॉइटेशन जिस तरह से ह्यूमंस का होता है वैसे एनिमल्स का भी होता है, अनफॉर्चुनेटली काफी भारी मात्रा में होता है। तो उसको ध्यान में लेते हुए सबसे पहली बात तो ये कि कैटल का यानी कि जो एनिमल्स होते हैं उनका स्लॉटर, उनकी कत्ल जो होती है, उनको काट दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है,
ठीक है, और उनको अलग अलग पर्पस के लिए और इवन खुराक के लिए भी उनका इस्तेमाल होता है, तो वो चीज़ें बंद करनी चाहिए। और ख़ास करके मिल्क गिविंग एनिमल्स होते हैं, काउज हैं, बफेलोज हैं, ठीक है, वो क्योंकि हमारे काम में आते हैं, ठीक है, वो उनका जो स्लॉटर होता है वो अटकाना चाहिए, वो बंद करना चाहिए। और कुछ लाइव स्टॉक एनिमल्स होते हैं जैसे कि बुलॉक्स और डोंकीज, जो भारी चीज़ों को लाने ले जाने में हमारे काम में आते हैं, तो उनका भी स्लॉटर अनफॉर्चुनेटली होता है, वो नहीं होना चाहिए। Okay, that should be the task that the government should carry on with. Okay. Ninth provision है equal legal rights to all. Okay, ये एक समिंग अप पॉलिसी है कि सभी लोगों को समान अधिकार मिलने चाहिए। State should organize the free legal services to the desired citizens who are financially feeble as well as incapable in getting so. काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने हकों के बारे में पता नहीं होता है, अपने खुद के राइट्स के बारे में ही नहीं पता होता है, तो गवर्नमेंट को वो अवेयरनेस लाने की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि वो कोई रिमोट एरिया में रहते हैं या तो उनका एजुकेशन इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से उनके खुद के राइट्स का उनको अवेयरनेस नहीं है। तो अवेयरनेस लाने का काम भी गवर्नमेंट का है यहाँ पे, और उनको राइट्स दिलवाने का काम, अवेयरनेस लाने के बाद उनको अपने राइट्स दिलवाने का काम भी गवर्नमेंट का यहाँ पे रहता है। सो दैट ऑल्सो इज वेरी वेरी इक्वल इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। अब इसके बाद का जो है प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू सोशल पॉलिसी, उसके बाद पॉलिटिकल पॉलिसी, कल्चरल पॉलिसी एंड हेल्थ पॉलिसीज, ये 4 टाइप की जो पॉलिसीज है उसका डिस्कशन अभी हमारा आने वाले लेक्चर में हम लेंगे, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज ये लेक्चर बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो वैसा हमें नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप हमें सब कुछ समझना है। ओके, सो द रिमेनिंग 4 पॉलिसीज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस लेसन, दैट इज गोइंग टू बी द 5th लेक्चर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, स्टे ट्यून्ड एंड यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड विद योर फैमिली। थैंक यू।